तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 6। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो कि हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस का चौथा पार्ट है। आज के दिन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके एनालाइज कर रहे होंगे और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में एक्टिविटीज हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि उनमें लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, और फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे और समझेंगे अच्छे से। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने हमारा लास्ट टॉपिक खत्म करा था, अगर आप लोगों को याद हो, और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने मेरा लास्ट टॉपिक जो है वो खत्म करा था AgCl और AgBr की रिएक्शन पे। जब मैं AgCl और AgBr पे सनलाइट फॉल करवाता हूं तो वो एक रिएक्शन शो कर रही होती है और साथ में इसी पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक कैमरा में कर रहा होता हूं। तो यहां मैंने छोड़ा था। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के जस्ट बाद एक ब्लू कलर का बॉक्स होगा, एनसीईआरटी में दे रखा होगा ब्लू कलर का बॉक्स, और उस पर्टिकुलर बॉक्स का जो टॉपिक है, मतलब उस बॉक्स के ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। उसके ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो क्या है? कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, इसे समझने के बाद ही हम हमारे आगे वाले टॉपिक यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जाएंगे। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कि ये कौन सी एक्टिविटी है जो हमें ब्लू कलर के बॉक्स में दे रखी है एनसीईआरटी में। इसमें कहा है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब में, और इसी के ऊपर हम मिक्स कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हम इसी के ऊपर मिक्स कर देते हैं। तो यहां पे आप लोग एक चीज नोट कर लेना पहले बहुत अच्छे से कि यहां मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन नहीं ले रहा हूं और ना ही मैं यहां अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का सॉल्यूशन ले रहा हूं। मैं यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड को पाउडर्ड फॉर्म में ले रहा हूं और अमोनियम क्लोराइड को भी मैं पाउडर्ड फॉर्म में ले रहा हूं। और पहले मैंने मेरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर्ड फॉर्म डाला 2 ग्राम, और उसी के ऊपर से मैंने डाल दिया NH4Cl 1 ग्राम, और ये सॉल्यूशन नहीं है, ये भी पाउडर्ड फॉर्म में है। फिर मैंने एक स्टिरर लिया। स्टिरर बेसिकली एक छोटा सा चम्मच होता है जो मिक्स करने के काम आता है। तो मैंने एक स्टिरर लिया और स्टिरर से मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जब मैं मेरे टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले सरफेस को टेस्ट ट्यूब के नीचे वाले सरफेस को अपने पाम से टच करता हूं तो मुझे पता लगता है कि इसकी जो सरफेस है नीचे वाली वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली जो इसके सराउंडिंग में थी या जो इसके आसपास थी। वो सारी हीट इस रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली और ये रिएक्शन वो हीट एब्जॉर्ब करके आगे फर्दर प्रोसीड कर रही है। मतलब कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हालांकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमने तो हीट सप्लाई नहीं करी एक्सटर्नली, बाहर से हमने इसको हीट तो नहीं दिया, लेकिन इसने क्या करा कि इसने अपने एनवायरनमेंट का ही हीट ले लिया अपने आप को अपनी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने एनवायरनमेंट का हीट ले लिया अपनी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। हालांकि हीट रिक्वायरमेंट जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के होने के लिए वो बहुत कम होती है, इसीलिए बस अपने एनवायरनमेंट की हीट लेके इस पर्टिकुलर रिएक्शन का काम हो जाता है। और जो ये रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl गिव्स, ये दोनों मिलके क्या देते हैं? बेरियम क्लोराइड प्लस NH4OH। ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक एग्जांपल भी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
हालांकि आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ रहे होगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप लोग याद रख लो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम है, तो मैं इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब उस चक्कर में NH4 मॉलिक्यूल का मामला खराब हो गया। पहले यहाँ भी NH4 का 1 मॉलिक्यूल था और यहाँ भी NH4 का 1 मॉलिक्यूल था। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ NH4 के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इस कारण मैं NH4 का मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और उसके बाद अगर मैं दोबारा रीचेक करूं तो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन के 2 एटम्स हैं, ये बैलेंस्ड है। बेरियम का 1 एटम है, यहाँ भी बेरियम का 1 ही एटम है, तो ये दोनों भी बैलेंस्ड है। मतलब ये पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। और साथ में ये रिएक्शन होने वाली है हमारी क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने अपनी एनवायरनमेंट की हीट को ही ले लिया अपनी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करवाने के लिए। और यहां पे आप लोग मेरा एक छोटा सा पॉइंट भी सुन लो, रिएक्शंस विच आर accompanied by fall in temperature are those in which heat is absorbed. Such reactions are called endothermic reactions. वो पर्टिकुलर रिएक्शंस जिनमें फॉल इन टेम्परेचर देखा जाता है, ठीक है, इसमें भी हमें फॉल इन टेम्परेचर देखा गया था, पक्का देखा गया था, क्योंकि जब हमने टच करा था तो मुझे इसका जो सरफेस था वो ठंडा लगा था, कूल लगा था। मतलब यहां भी फॉल इन टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यही मैंने अभी इसकी अंग्रेजी भाषा में आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो चलो, ये टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ये वाली एक्टिविटी हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं अपनी आगे की। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और यहाँ पे एक चीज दोबारा अच्छे से नोट कर लेना कि मैंने यहाँ NH4Cl और BaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन नहीं लिया है, मैंने इनको पाउडर फॉर्म में ही लिया है। ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहले आप एक छोटी सी डेफिनेशन सुन लो। क्या है वो डेफिनेशन? Those reactions in which a more reactive element displaces or removes another less reactive element from a compound is known as displacement reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक कंपाउंड से उस एलिमेंट को जो कम रिएक्टिव है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको नहीं आया होगा समझ में, तो मैं एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझाता हूं। और एग्जांपल समझने से पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। एक्टिविटी क्या है मेरी? एक्टिविटी 1.9। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मैं क्या करता हूं कि मैंने 2 बीकर लिए मैंने, और इनमें मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया मैंने दोनों में, जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो मेरा ब्लू कलर का होता है। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 आयरन नेल्स को लिया, मैंने, और क्या करा कि इनमें से एक आयरन नेल को मैंने रस्सी से बांध दिया। रस्सी से मैंने बांध दिया एक आयरन नेल को, और रस्सी से बांध के मैंने इस आयरन नेल को मैंने इस बीकर के अंदर डाल दिया। ये जो पहला बीकर था, ये मेरा क्या है? ये मेरा फर्स्ट बीकर है, और ये मेरा क्या है? सेकंड बीकर है, और ये मेरा क्या है? फर्स्ट आयरन नेल है, जिसको मैंने रस्सी से बांधा या थ्रेड से टाई कर दिया, और ये मेरा सेकंड आयरन नेल है, ठीक है।
तो जैसे ही मैंने मेरे फर्स्ट आयरन नेल को बांध के मैंने जुगाड़ करके मेरे इस बीकर में लटका दिया और जो ये नेल है इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, कुछ इस प्रकार। ये मैंने कैसे भी करके यहां बांध दिया थ्रेड से, और ये है मेरी नेल जिसको मैंने बांध रखा है रस्सी से, ठीक है। और ये है मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये है मेरी पहली आयरन नेल। तो अब मैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जिसमें मैंने आयरन नेल डाल रखी है, इसको मैं 30 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूं। 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। 30 मिनट बाद आके देखता हूं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ एक चीज और नोट कर लो जो मैं आपको बताना भूल गया, कि मैं इन दोनों आयरन नेल्स को पहले सैंड पेपर से क्लीन कर दूंगा, ठीक है। सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर दूंगा। क्यों क्लीन कर दूंगा? क्योंकि आयरन नेल के ऊपर कुछ अलग डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे जिन्हें मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अलग मटेरियल भी ना कुछ लगा हुआ हो, कोई ऑक्सीजन की लेयर ना हो, उसे रिमूव करने के लिए मुझे मेरे आयरन नेल्स को सैंड पेपर से पहले अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। सैंड पेपर से रगड़ने के बाद मैं इसको बांधता हूं और मेरे फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डुबो देता हूं रस्सी से बांध के, और फिर मैं इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूं। और जब मैं 30 मिनट बाद जब मैं देखता हूं मेरे इस पहले सॉल्यूशन को, ये पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, तो मैं पाता हूं कि जो मेरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाता है, मतलब ब्लू कलर फेड हो जाता है, और मुझे मेरे फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाई देने लग जाता है, ग्रीनिश कलर का, लाइट ग्रीन कलर का मुझे दिखाई पड़ता है थोड़ा थोड़ा। मुझे मेरे इस पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिखाई पड़ता है, और जिसका ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है। अच्छा, अब इसके साथ में एक चीज और होती है यहाँ पे। क्या है वो चीज? कि जो ये आयरन नेल है, आयरन नेल के ऊपर मुझे ये जो फर्स्ट आयरन नेल थी, फर्स्ट आयरन नेल के ऊपर मुझे एक ब्राउन कलर की लिपटी हुई चीज भी दिखाई देती है। मतलब इस नेल के ऊपर मुझे एक ब्राउनिश कलर की लेयर भी दिखाई पड़ती है। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से ऐसा होता है कि जो मेरे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो फेड होके ग्रीन हो जाता है, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो थोड़ा फेड हो गया और इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश दिखने लग गया हमें। और जो मेरा कॉपर का जो मेरा आयरन का फर्स्ट नेल था उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब इस पर्टिकुलर फर्स्ट आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर हमें दिखाई पड़ती है, हल्की हल्की ब्राउन कलर की लेयर। ऐसा क्यों होता है अब हम इसका रीजन समझते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ भी देता हूं इंग्लिश में। मैंने आपको समझा तो दिया और पढ़ भी देता हूं। इन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स एंड इट चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन कलर। जो इस मेरे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो फेड होके ग्रीन हो जाता है, और द आयरन नेल दैट रिमेन्स सस्पेंडेड हैज ए ब्राउन कोटिंग ऑन इट सरफेस। और जिस आयरन नेल को मैंने मेरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है, एक ब्राउन लेयर आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इसका हम रीजन जानते हैं। इसका रीजन देखते हैं क्या होता है। इसका रीजन कि जो मेरा Fe होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब Fe सॉलिड का मतलब है ये आयरन नेल था, इस कारण मैंने यहाँ Fe लिखा। Fe जो है वो रिएक्ट करता है
CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन से, क्योंकि CuSO4 का तो मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है यहाँ, ठीक है। Fe रिएक्ट करता है CuSO4 से और ये बनाता है क्या, FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये बनाता है। और जो FeSO4 का ही जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, और Cu का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैंने Fe को यानी मेरे आयरन नेल को जब मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो क्योंकि Fe रिएक्ट कर गया CuSO4 से और उसने बना दिया FeSO4, इस कारण मेरे सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो फेड होने लगा और सॉल्यूशन का कलर हो गया ग्रीन। देखो FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन। अच्छा, अब उसके साथ साथ हुआ क्या कि जो ये मेरा आयरन नेल था, आयरन के ऊपर एक कॉपर का लेयर आके डिपॉजिट हो गया। आयरन नेल के ऊपर कॉपर का जो लेयर है, ठीक है, वो आके डिपॉजिट हो गया। इस कारण मेरे आयरन नेल का जो कलर है वो चेंज होके ब्राउन हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर आके चिपक चुका है। देखो रिएक्शन से भी हमें पता लग रहा है सब कुछ। ये जो कॉपर सॉलिड है इसका कलर ब्राउन होता है और वही ब्राउन कलर हमें आयरन नेल का दिखाई पड़ता है रिएक्शन होने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर की लेयर आके चिपक चुकी है। तो हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन से भी देख के पता लग रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो Fe है वो मेरा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। यहाँ Fe जो है वो मेरा एक एलिमेंट है और Fe वो जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसने क्या करा कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है, Fe ने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर को हटा दिया और खुद आके लग गया। इस कारण यहाँ FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया, और कॉपर अलग होके आयरन नेल के ऊपर जाके चिपक गया, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले कंपाउंड से उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। यही बात मैंने डेफिनेशन के रूप में शुरू में ही बोल दी थी जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करवाया था, ठीक है। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करवाया था तभी मैंने ये बात आपको शुरू में अंग्रेजी में बोली थी, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और याद रख सकते हो कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे भैया कि आपने यहाँ ये सेकंड आयरन नेल और सेकंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्यों लिया, उसका तो हम यूज ही नहीं कर रहे। तो मैं कहूंगा यार कर रहे हैं हम यूज, हम जो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जो मेरी फर्स्ट आयरन नेल है रिएक्शन होने के बाद, जो मेरी पहली आयरन नेल है उसको मैं कंपेयर करके देख रहा हूं मेरी सेकंड आयरन नेल से, ठीक है, जिसका मैंने रिएक्शन नहीं करवाया। तभी तो मुझे पता लग रहा है कि क्या फर्क आए दोनों में। और साथ में मैं मेरे फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो मेरा फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं मेरे सेकंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का तो मैंने रिएक्शन करवा दिया, लेकिन सेकंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मैंने रिएक्शन नहीं करवाया। इस कारण मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं आसानी से, इस कारण मैंने दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे एक और छोटी सी बात करें, क्या है वो बात कि जो कॉपर होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू Fe। मतलब कभी भी अगर ये लिखा हुआ आ जाए FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड गिव्स CuSO4 एक्वस प्लस Fe सॉलिड, तो ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
क्योंकि जो कॉपर है वो मेरा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Fe। कॉपर जो है मेरा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Fe, इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चीज पॉसिबल है, ये रिएक्शन होनी पॉसिबल है, पर ये होना कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, ये नोट कर लो। और ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन और इसकी एक एक्टिविटी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। तो क्या होने वाले हैं हमारे एग्जांपल्स को, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, सॉरी सॉलिड नहीं होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। पता होगा आपको शायद ये एक्वस क्या होता है, गिव्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यहां पे भी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, दोबारा तो जिंक ने रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सल्फेट के सॉल्यूशन से। ठीक है, अच्छा, ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल है, क्या है वो, Pb सॉलिड लेड, Pb सॉलिड क्या होता है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड एक्वस गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर सॉलिड। ये भी हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पे भी Pb जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और Pb ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को उसके क्लोराइड के सॉल्यूशन से। तो कुछ ये हो गई रिएक्शन हमारी। और ये इस रिएक्शन को मैं ध्यान से देखूं तो ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज और नोट कर लो कि कभी भी अगर मैं कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाऊंगा, मतलब जिंक सल्फेट को मैंने यहाँ रखा और कॉपर को यहाँ रखा और इन दोनों की मैंने रिएक्शन करवाई, तो कभी भी जिंक और कॉपर सल्फेट नहीं बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन कभी भी उल्टी प्रोसीड नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपर उतना रिएक्टिव ही नहीं है। जिंक के साथ अगर मैं कॉपर को कंपेयर करूं तो कॉपर उतना रिएक्टिव ही नहीं है, इस कारण ये रिएक्शन उल्टी नहीं हो सकती, जैसा मैंने आपको यहां बताया था। ठीक है, एक अलग से अभी बताया था ना, वैसे ही कुछ यहां भी वो सत्य होने वाली है बात। अच्छा, सेम बात इसमें भी है कि अगर मैं PbCl2 को कॉपर से रिएक्ट करवाऊंगा तो कभी भी उल्टा हो गया, ये नहीं बनेगा, कभी भी ये नहीं बनेगा उल्टा। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवाता हूं जो कि NCERT में लिखा हुआ है। नोट, जिंक एंड लेड, जिंक लेड एंड Fe are more reactive than copper। ठीक है, are more reactive than copper Cu, they displace copper from its compound। from its कंपाउंड। ये चीज वैसे NCERT में भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने भी एक बार लिखवा दिया। जो रिएक्शंस मैंने आपको यहां लिखवाई हैं उन्हीं को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि जो जिंक, Pb और Fe होते हैं ये सब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कॉपर। इस कारण कॉपर के सॉल्यूशन से ये तीनों रिप्लेस कर देते हैं, जैसा हम इन तीनों रिएक्शंस में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रख लो कि कॉपर जो है ना, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर का कोई भी सॉल्यूशन है वही सबसे ज्यादा पिद्दी है। ठीक है, इसी को पिदाते हैं सब, ये सबसे कमजोर आदमी है। कॉपर के जो सॉल्यूशंस हैं या कॉपर जो है वो कमजोर आदमी है सबसे, वो ना तो किसी को पिदा सकता और बल्कि खुद ही पिद जाता है हमेशा। देख पा रहे हो, खुद ही पिद रहा है हर बार। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लेना।
अब सीबीएसई में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे कि PbCl2 को अगर मैं कॉपर से रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, तो आपको बोलना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Pb। अब वो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करवाता हूं तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, सीबीएसई में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक एक्टिविटी 1.9 अच्छे से समझ में आया होगा, और जो वो मैंने ब्लू बॉक्स आपको समझाने की कोशिश करी बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बातें हम कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए थैंक यू।